ठेवतो, देवेंद्रजींनी ठेवलेलं आहे. कारण जेव्हा जेव्हा आम्ही त्यांच्याशी पूर्वी चर्चा करायचो तेव्हा ते सांगायचे की उद्धव ठाकरेंनी गृह खातं दुसऱ्या पक्षाला द्यायची चूक करू नये, आमचे तेच म्हणणं होतं. आणि गृह खातं विधानसभेचं अध्यक्षपद त्या काळात ते संवेदनशील विषय होते, त्यांच्यामुळे आमचं सरकार पडलं. आता पडलं नसतं. तसे डोके असतील तर डोकेदुखी होईल ना. फक्त निवडून येणं म्हणजे डोकी नाहीत ना, ती डोकी मोजायला ठीक आहे, पण डोक्यात काहीतरी हवं. बोलिये. जर उद्धव ठाकरे आमच्यासोबत असते तर आम्हाला आणखी जागा मिळाल्या. आता रावसाहेब दानवे किंवा भारतीय जनता पक्ष कधी कोणत्या विषयावरती उड्या मारतील ते सांगता येत नाही. तुमच्या बरोबर होतो तेव्हा आम्ही तुम्हाला नकोसे झालो, तेव्हा तुम्ही जाऊन अमित शहाना सांगितलं नाहीत ना की जो शब्द दिलाय तो पाळा, उद्धव ठाकरे आणि शिवसेना आपल्याला गरजेची आहे. तेव्हा तुमची तोंड का शिवली होती का? आता तुम्ही जे आम्हाला द्यायला जो शब्द होता तसंच्या तसं तुम्ही एकनाथ शिंदेला दिलं, आताही द्यायचा प्रयत्न करताय. पण तुम्हाला बाळासाहेब ठाकरे नको, तुम्हाला बाळासाहेब ठाकरेंचं नाव नको, तुम्हाला खरे ठाकरे नको होते, तुम्हाला मातोश्री नको होती. तुम्हाला महाराष्ट्राच्या राजकारणातून बाळासाहेब ठाकरे, हिंदू हृदय सम्राट उद्धव ठाकरे आणि त्यांची खरी शिवसेना यांना जमीनदोस्त करण्याचे तुमचं स्वप्न होतं. आता तुम्हाला हळूहळू कळेल खरं काय आणि खोटं काय. एकनाथ शिंदे यांनी आता मुख्यमंत्री पदाबाबत ही लवचिकता दाखवली, तशी जर 2019 साली उद्धव ठाकरेंनी दाखवली. तुमच्याकडे चुकीची माहिती आहे, तुम्ही राजकीय अभ्यासात कमी पडताय. एकनाथ शिंदेला मुख्यमंत्रीपद दिलं होतं, ते आताचं म्हणत नाही. 2.5 वर्षाचं मुख्यमंत्रीपद एकनाथ शिंदे यांनी भोगलेलं आहे. तेव्हा जर ते मूळ शिवसेनेला दिलं असतं तर ही वेळ आली नसती. बरं का, तुम्ही आताचं बोलू नका, तुम्ही 3 वर्षापूर्वीचं बोला. आता एक निवडणूक होऊन गेलेली आणि एकनाथ शिंदे यांना म्हणजे डुप्लिकेट शिवसेनेला जो भारतीय जनता पक्ष मुख्यमंत्रीपद देऊ शकतो ते उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेला द्यायला तयार नव्हतं. कारण त्यांना मूळ शिवसेना नष्ट करून या राज्यामध्ये डुप्लिकेट शिवसेना उभी करायची. असं कोण म्हणताय? गुलाबराव पाटलाने म्हणतो मी गुलाबराव पाटलांना की तुम्ही थोडे दिवस थांबा, तुमचा पक्ष शिल्लक राहतोय का आणि भाजपा शिल्लक ठेवतोय का हे तुम्हाला कळेल. आता आमच्याकडे जे राहिलेले आहेत ते कडवट निष्ठावंत आहेत. तुमच्यासारखा जो गाळ होता, पालापाचोळा होता बेईमानांचा, तो उडून गेला. फुंकर मारली ईडी सीबीआयने आणि त्या फुंकरेबरोबर तुमच्यासारखे लोक उडून गेले. आता जो उरलेला तो भक्कम असा निष्ठावंतांचा आमचा मेळा आहे. बोला, आप बोलिए. मोहन भागवत जी को देश के पॉपुलेशन के बारे में बहुत चिंता हो रही है. आज हमारी देश की पॉपुलेशन लगभग 150 करोड़ हो गई. और कितनी पॉपुलेशन बढ़ाना चाहते हैं सरसंघ चालक, और कितनी पॉपुलेशन बढ़ाना चाहते हैं आप बताइए. सबसे पहले ये जो सलाह है आपके बीजेपी के लोगों को दीजिए. एक जगह पर आपकी सरकार कॉमन सिविल कोड लाना चाहती है, कुटुंब कल्याण कुटुंब नियोजन की योजना चलाती है, मुसलमानों के बारे में 2 या 3 या जो बात करते हैं ना, ये उस बारे में बात करते हैं. और बीजेपी की जो पेरेंट बॉडी है, आरएसएस कहती है कि बच्चे बढ़ाओ. ये दोगली नीति है. कौन खतरे में है? हमारा देश खतरे में नहीं है, आप खतरे में, आप सब लोग खतरे में है. 150 करोड़ पॉपुलेशन होने के बावजूद आप लोग बोलते हैं कि पॉपुलेशन बढ़ाए. रोजगार है आपके पास, रहने को घर है आपके पास, आपकी सरकार दे रही है, नौकरी दे रही है, किसानों को दाम दे रही है, एजुकेशन फ्री है क्या, महिलाओं की सुरक्षा हो रही है क्या,
उस बारे में सरसंघ चालक क्यों नहीं बात करते? बच्चे बढ़ाओ, ये खतरे में, वो खतरे में। देखो, हमें सरसंघ चालक के बारे में हम हमेशा अपना एक आदर व्यक्त करते हैं कि ठीक है, बुजुर्ग आदमी है, अपनी विचारधारा है, हम जान। लेकिन नरेंद्र मोदी जी को बताइए, बांग्लादेश में हिंदू खतरे में है, म्यांमार में हिंदू खतरे में है, नेपाल में हिंदू खतरे में है, कनाडा में हिंदू खतरे में है, और हिंदुस्तान के बहुत जगह पर अगर हिंदू खतरे में है, वो नरेंद्र मोदी जी की जो पॉलिसी है इस देश में जो चल रही है उसके वजह से पूरे विश्व का हिंदू खतरे में आया है। बांग्लादेश में हिंदुओं के मंदिर, हिंदू की प्रॉपर्टी, उनकी जान माल की रक्षा मोदी नहीं कर पा रहे हैं। जो हमारी नेबरिंग कंट्री है, सबके साथ हमारे रिश्ते बिगड़ चुके हैं। सरसंघ चालक जी, जरा मोदी जी को बुलाइए नागपुर में और उनकी पाठशाला लीजिए, इतना ही मैं कहूँगा। यूपी के किसानों का फिर एक बार दिल्ली में आंदोलन है। यूपी के किसान मार्च करके 5 मार्च को उनकी इसमें प्रमुख इसमें सबसे प्रायोरिटी से मांग की थी कि बाकी राज्यों के जैसे उनको जो मुआवजा है उसका आंदोलन बढ़ा के दिया जाए। इस मांग को लेकर आज यूपी के किसान द्वारा में आंदोलन कर रहे हैं। जो आवाज है भारत के हम जरूर उनके समर्थन में जाएंगे, हम कोशिश करेंगे। जो किसान दिल्ली में आ रहा है, देश की राजधानी में आ रहा है, अगर मोदी जी की सरकार किसानों के ऊपर बंदूकें रोकेगी, गोलियां चलाएंगी, लाठियां चलाएंगी, तो देश का किसान, देश की जनता इस बार चुप नहीं बैठी। मैं इतना ही कहूँगा, महाराष्ट्र का किसान भी चुप नहीं बैठे और देश का किसान उनके साथ खड़ा रहे। दुष्यंत दवे जी ने जो बात कही है वो पूरी देश की बात कही। दुष्यंत जी ने कहा है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो थे मिस्टर चंद्रचूड़, वो बीजेपी के आदमी थे। बीजेपी के आदमी की तरह उसने चेयर पर बैठकर काम किया है, ये दुष्यंत दवे जी का कहना है। और हम जिस तरह से महाराष्ट्र के बारे में एक संविधान के खिलाफ एक सरकार बनी और चलाई गई, वो सुप्रीम कोर्ट के प्रोटेक्शन में चली, तो मुझे लगता है ये भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी थी और सरन्यायाधीश होते हुए चंद्रचूड़ साहब ने ये पॉलिसी को आगे बढ़ाया। थैंक यू। दाढीला हलक्यात घेऊ नका, मग दाढी करा। तुमची दाढी एवढी हलकी आहे का? मग मी त्यांना रेझर पाठवतो, मी सांगतो आमच्या शिवसेना भवनातल्या लोकांना की चांगले एक रेझर पाठवा, त्यांना दाढी करायची आहे म्हणून। आता मुख्यमंत्री जेव्हा ते राहणार नाहीत तेव्हा त्यांच्यावरती वेळ येऊ शकते, त्यांच्या लोकांवरती। नुसता दाढ्या ठेवून काय करणार? दिघे साहेबांना दाढी शोभली, त्यांची दाढी हलकी नव्हती। तुम्ही दिघे साहेबांच्या विचारांची दाढी सुद्धा हलकी केली आहे। दाढी काय घेऊन बसला? हा, दाढी फक्त छत्रपती शिवाजी महाराजांनाच शोभली, बाकीच्या दाढ्या औरंगजेबाला होत्या। तुमची दाढी औरंगजेबाची आणि अफजल खानाची दाढी आहे, जे महाराष्ट्रावर